यह लड़की कहाँ चली गई? मैंने झल्ला कर सोचा। डेलस गार्ड जैसे होटल की मैनेजर होना कोई आसान काम न था, लेकिन मैं अपनी इस नौकरी से बहुत खुश थी। तनख्वाह भी अच्छी थी। 35 साल की उम्र में इतनी अच्छी नौकरी कहाँ मिलती? जॉर्ज, ड्यूटी, मैंने आवाज दी। दोनों साथ ही आए। मेरे कहने के बावजूद ड्यूटी खुले गले का बेहद चुस्त लिबास पहने थी। हर जगह धूल ही धूल नजर आ रही है। और तुमने एशट्रे साफ किए? मैंने पूछा। मैं इस होटल को चलाने के लिए सख्त मेहनत कर रही थी और अपने स्टाफ के साथ ज्यादा सख्ती से पेश आना नहीं चाहती थी, लेकिन काम वाकई मेहनत तलब था। फर्नीचर पुराना और कालीन मैला था, फिर भी होटल गर्म और आरामदेह था। मैं इस होटल को एक खूबसूरत पनाहगाह बनाना चाहती थी, जहां शहर के हंगामों से घबराए लोग आकर अपने जहन और जिस्म को सुकून पहुंचा सकते। अचानक कहीं घंटी बजी। कुछ देर बाद दोबारा बजी। ड्यूटी कहाँ हो? मैंने आवाज दी। जॉर्ज कॉरिडोर की सफाई कर रहा था। घंटी की आवाज रूम नंबर 5 से आ रही थी, जो होटल का सबसे अच्छा और बड़ा कमरा था। मैं भागती हुई ऊपर पहुंच गई। वह खिड़की के पास बैठा बाहर का नजारा कर रहा था। सर, आपने घंटी बजाई? वह बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। मैं चाय पीऊंगा। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। वह लड़की कहाँ है जो अक्सर आती है? वह जरा मसरूफ है। आप हुक्म करें। हमारे यहाँ घर के बने केक, जाम, शहद और मीठी टिकिया भी है। ले आऊं? उसने हाँ में सर हिला दिया। मैं नीचे गई और सारी चीजें ट्रे में सजा कर फिर करा नंबर 5 में आई। बता सकती हो यह सड़क कहाँ जाती है? उसका लहजा काफी सोबर और खुशगवार था। उसने एटलस में एक बलखाती हुई पीली सड़क पर उंगली रख कर पूछा। ओ, यह सड़क? मैंने कहा, यह 5 मील दूर लिप्टन तक जाती है। वहाँ एक दरिया और उसके किनारे एक किला भी है। उसी तरफ एक पुरानी खानकाह भी है। मैं उसे इस तरह बता रही थी जैसे कोई सफरनामा सुना रही हूँ। मैं इन मुकामात पर जाऊंगा। जैसे वह अपने आप से बोला। हाँ सर, जरूर जाएं। मैंने कहा, अगर आप उन जगहों पर न गए तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। आपने मुश्किल से ही कहीं की सैर की होगी, है ना? मुझे यह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। मेरा काम सिर्फ होटल चलाना था, ग्राहकों को चलाना नहीं। इसके अलावा भी कुछ चाहिए? मैंने खालिस कारोबारी लहजे में कहा। नहीं शुक्रिया मिस मैगी, मैंने कहा। वह मुस्कराया। मुझे जेम्स कहते हैं। यह ट्रे ले जाओ। उसका लहजा अचानक बदल गया था। मैं घबरा गई। उसका नाम जेम्स नहीं था, इसका तो मुझे पूरा यकीन था, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब न था। मैं ट्रे लेकर नीचे आ गई। देखते देखते होटल ग्राहकों से भर गया। होटल एक अजीब जगह है। कभी खाली पड़ा रहता है, कभी एकदम से भर जाता है। मैंने देखा ड्यूटी लोगों को सर्व करने में लग गई थी। मैं खाना तैयार करने किचन में चली गई। हमारा बावर्ची 2 हफ्ते पहले चला गया था। अब यह काम भी मैंने संभाल लिया था। जॉर्ज सब्जी काट रहा था। इसी दौरान फोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठा लिया। मैं एक मुकामी अखबार के दफ्तर से बोल रहा हूँ। हमें पता चला है कि मिस्टर जेम्स आपके यहाँ ठहरे हुए हैं। तो मेरा ख्याल सही निकला। वह इंग्लैंड का मशहूर कुंवारा अरबपति था, जिसकी दौलत और तन्हाई के चर्चे आम थे। अखबार वाले हर वक्त उसके पीछे घूमते रहते थे, लेकिन वह यहाँ क्यों आया था? अगर वह चाहता तो सारा होटल खरीद सकता था। तुमने कैसे समझ लिया कि वह यहाँ होगा? मैंने फोन करने वाले से पूछा। इतना बड़ा आदमी भला यहाँ क्यों आने लगा? किसी बड़े होटल से मालूम करो। अब रहने भी दो। दूसरी तरफ से कहा गया, सोचो तुम्हारे होटल की मुफ्त में पब्लिसिटी होगी। क्या वह अकेला है या किसी दिलरुबा के साथ? तुम न भी बताओ तो हम पता चला लेंगे। मैंने रूम नंबर 5 में ठहरे उस शर्मीले नौजवान के बारे में सोचा जो तन्हाई चाहता था। मेरी नजरों के सामने उसका उदास चेहरा घूम गया। लगता था उसकी बेपनाह दौलत भी उसे खुशी नहीं दे सकी थी। हमारे यहाँ इस नाम का कोई शख्स नहीं ठहरा है। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। मैं किचन में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मेरी नजर उस पर पड़ गई। वह शायद फोन पर हुई बातचीत सुन चुका था। मैं ठिठक गई। इस राजदारी का बहुत बहुत शुक्रिया। वह बोला, क्या मैं यहाँ रहने तक तुम पर भरोसा कर सकता हूँ?
जी सर, मैं जल्दी से बोली, मुझे किराए पर कोई कार चाहिए। वह बोला, मैं अपनी कार में नहीं आया, इस तरह मैं महफूज रहता हूँ। मैं उन जगहों पर घूमना चाहता हूँ जिनका तुमने जिक्र किया था। उसी वक्त कहीं से डूटी की सुरीली हंसी सुनाई दी। ठीक है सर, मिल जाएगी। मैंने कहा, आपको किस वक्त चाहिए? मैंने पूछा, मेरा मतलब कार किस वक्त? मिस मैगी, क्या तुम कल मेरे साथ घूमने चलोगी? अगर लाउंज में पड़ी कुर्सियां भी नाचने लगती तो मुझे इतनी हैरत न होती जितनी उसकी बात सुनकर हुई। मेरे कुछ कहने से पहले ही वह बोल पड़ा, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी यह दावत अजीब लगेगी। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी हूँ, लेकिन खैर, अभी तुमने जो कुछ भी मेरी खातिर किया है उसका शुक्रिया मैं इसी तरह अदा कर सकता हूँ। और ठीक है, हम लंच के बाद रवाना हो जाएंगे। तुम्हारी मर्जी। वह इतना कहकर चला गया। मैं जो खुद को किसी अलमारी में रखी हुई बोसीदा किताब समझती रही थी जिसे पढ़ना तो दूर कोई छूना भी पसंद नहीं करता था। मेरा ख्याल कितना गलत था। अगले दिन मौसम बहुत खूबसूरत था। हम कार में रवाना हो गए। वह बड़ी एहतियात से ड्राइव कर रहा था। रास्ते में हमारे बीच खामोशी रही। हमने लिप्टन पहुंचकर चाय पी और उसे अपने बारे में बताने लगी। वह ऐसा शख्स था जिससे मैं बिना घबराहट के बातें कर सकती थी और जो जानता था मैं उसके राज की हिफाजत करूंगी। वह कितना अच्छा दोस्त साबित हो सकता था। वापसी में भी हमारा सफर खामोशी से कटा। उसने फिर कल मुझसे साथ चलने की बात कही। मैं इनकार न कर सकी। फिर हम रोज जाने लगे। धीरे धीरे मैं अपने इस अजीबो-गरीब साथी के बारे में बहुत कुछ जान गई। वह एक पेचीदा शख्स था। कभी तो हम पुराने दोस्तों की तरह बिल्कुल बेतकल्लुफी से बातें करते। वह मुझे अपने कारोबार, जायदाद और दोस्तों के बारे में बताता, लेकिन बातें करते करते अचानक उसका रवैया सर्द हो जाता और मैं सख्त उलझन का शिकार हो जाती। मेरे दिल में उदासी तैरने लगती। हमारे बीच हमेशा एक फासला रहता। वह दुनिया के अमीर लोगों की बातें करता, लेकिन उनमें से कोई उसके करीबन था। अपनी रेडियो का जिक्र करता जो सारी दुनिया में थी मगर खाली पड़ी रहती थी। एक बार उसने यूनान के एक अरबती का जिक्र किया जिसका घर घर चर्चा था और जिसकी दौलत का कोई हिसाब न था। मैंने उससे उस अरबती की बेटी के बारे में पूछा जो अपने हुस्न और रुमान पसंद तबीयत की वजह से मशहूर थी, लेकिन उसने तेज लहजे में बात बदल दी। मैं परेशान सी हो गई। उस दिन हम वादी में घूम रहे थे। गर्मी का मौसम था। मैं एक हल्का फुल्का लिबास पहने थी, वह भी जैकेट उतारे हुए था। मैगी, वह बोला, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तुमने एक फैसला करने में मेरी मदद की है और मैं जानता हूँ कि अब मैं खुश रहूंगा। मुझे तन्हाई चाहिए थी, इसीलिए मैं यहाँ आया था। मुझे कुछ बातों पर सोचना था। तुमने एक फैसला करने में मेरी मदद की। मैंने चुप्पी साध ली। वह बोला, अब मुझे मालूम हो गया है कि मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ। उसका लहजा नर्म और शाइस्ता था। यह कल की बात थी। मैं समझ रही थी मैं एक राख का ढेर हूँ, लेकिन इस राख में चिंगारियां दबी हैं। मुझे मालूम न था, मुझे अपना सारा वजूद इश्क की आग में फुकता हुआ लग रहा था। ऐसा तो मैंने जवानी में भी महसूस नहीं किया था। क्या मुझे जेम्स से मोहब्बत हो गई है? क्या वह भी मुझे चाहता है? क्या मुझे उससे मोहब्बत करनी चाहिए? वह बेशक अमीरतरीन शख्स था, लेकिन मैं तो उस खामोश खामोश से आदमी को जानती थी जो मेरे होटल के कमरा नंबर 5 में ठहरा था। मैं रात भर उसके बारे में सोचती रही। सुबह के वक्त मेरी आंख लग गई। अलार्म की आवाज पर मुझे उठना पड़ा। मुझे नाश्ता तैयार करना था। मैं तेजी से नीचे आई। कमरा नंबर 5 का मेहमान आज जा रहा है। जॉर्ज ने मुझसे कहा वह अपने कमरे में ही नाश्ता करेगा और उसने 9:30 बजे टैक्सी तलब की है। मैं तेजी से उसके कमरे में पहुंच गई। मुझे देखकर वह बोला, जब मैं किसी नतीजे पर पहुंच जाता हूं तो फौरन हरकत में आ जाता हूं। पिछली रात मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक फैसले पर पहुंच चुका हूं। तुम शादी की बात कर रहे थे। मैं हकलाई। न जाने मेरे लहजे में क्या था कि वह चौंक पड़ा। कहीं तुम यह तो नहीं समझ बैठी हो कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ? मैंने तुमसे यह कब कहा था? उसका लहजा रूखा था। नहीं,
नहीं, यह तो नहीं कहा था। मेरा सर घूमने लगा। मुझे अफसोस है, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे मुआफ कर दो। मैं उससे नफरत करती हूँ, मैंने सोचा, लेकिन मैं जानती थी कि मैं उससे नफरत नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें उस यूनानी अरबती के बारे में बताया था। वह बोला, हम दोनों एक समझौते पर अमल कर रहे थे। इस समझौते पर अमल करके मैं अपनी दौलत कई गुना बढ़ा सकता था। हमारा प्लान पूरा था, लेकिन उसमें एक रुकावट थी। उसने रुक रुक कर गहरी सांस ली, फिर बोला, वह अरबती चाहता था कि दौलत उसी के घर में रहे। वह चाहता था मैं उसकी बेटी तानिया से शादी कर लूं। शादी के बगैर वह समझौता पूरा नहीं हो सकता था। फिर एक और लड़की बीच में कूद पड़ी। वह बोला, एक और लड़की? मैंने हैरत से कहा, हाँ, हमारे बीच बहुत गर्मा गर्म बहस हुई। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं दौलत की खातिर खुद को तबाह कर रहा हूँ, खुद को बेच रहा हूँ, और मुझे उस अरबती की लड़की से कोई मोहब्बत नहीं है। मैं इतना अंधा हो गया हूँ कि मुझे सामने की चीज नजर नहीं आ रही। इस बहस के बाद मैं इस मामले पर गौर करने यहाँ आ गया। मुझे तन्हाई की जरूरत थी। इस मामले में सोचने के लिए मैंने कल रात उस लड़की को फोन किया था। उसने मेरी पेशकश कबूल कर ली है। मैं अपनी सेक्रेटरी से शादी कर रहा हूँ। यह रही उसकी तस्वीर। उसने एक तस्वीर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने वह तस्वीर नहीं देखी। मारे गुस्से के मेरा खून खौल रहा था। यह पिछले 15 साल से मेरी सेक्रेटरी है। मुझे उसकी बातों की सच्चाई को महसूस करने में वक्त लगा। मैंने तस्वीर देखी। वह मेरी हम उम्र लगती थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद हसीन थी। मुझे वह पसंद आई। जेम्स ने सही फैसला किया था। मैं किसी वक्त उससे तुम्हें मिलवाऊंगा। मुझे उम्मीद है तुम दोनों दोस्त बन जाओगी, जैसे हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। उसने मेरा हाथ थामकर थपथपाया। अच्छे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब भी उसी होटल में हूँ, लेकिन अब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। अब मेरा एक दोस्त है, बहुत अमीर और बहुत ताकतवर, जिसे मैं एक खामोश और तन्हाई पसंद शख्स के रूप में पहचानती हूँ, जिसकी एक प्यारी सी बीवी है जो मेरी हमउम्र है। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है और मुझे उसकी दोस्ती पर नाज